हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट एकेडमी पे। तो दोस्तों, हम जैसा कि पॉलिटी का क्लास पढ़ रहे थे और पॉलिटी में हमने कुछ क्लासेस कर लिए थे। इससे पहले वाले क्लास में हमने संविधान की प्रस्तावना को डिटेल में स्टडी किया था। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों संविधान के स्रोत। ठीक है, यानी कि भारतीय संविधान के क्या क्या स्रोत हैं उसे आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं आज का अपना टॉपिक, संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जब दुनिया भर के संविधान को बनाया जा रहा था, ठीक है, यानी कि दुनिया भर के संविधान बन चुके थे, तो दुनिया भर के संविधान को बारीकी से पढ़ने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया था। ठीक है, यानी कि कई देशों के संविधानों को उन्होंने बारीकी से अध्ययन किया और उसके बाद से यह निष्कर्ष निकाला कि हमारे भारत का जो संविधान होगा वो किस तरह का होगा। ठीक है, यानी कि उस तरीके का मसौदा तैयार किया था उन्होंने। तो यहाँ हम लिख लेते हैं, दुनिया भर के संविधान को बारीकी से पढ़ने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया। ठीक है, तो कई देशों के संविधान को बारीकी से पढ़ने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया था। ठीक है, यानी कि जो हमारा भारतीय संविधान है वो अनेक देशी और विदेशी स्रोतों से मिलकर बना है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि जो हमारा भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि भारत के संविधान बनाने में देशी स्रोत और विदेशी स्रोत दोनों का क्या है, महत्वपूर्ण योगदान है। तो आते हैं, हम देख लेते हैं दोस्तों, यानी कि जो संविधान का स्रोत है, संविधान के स्रोत, ठीक है, तो इसके दो स्रोत हैं। कौन कौन से? एक है दोस्तों हमारा देशी स्रोत और दूसरा हमारा है विदेशी स्रोत, जिसे हमने अन्य देशों से लिया है, ग्रहण किया है। ठीक है, यानी कि देशी स्रोत में हमारा क्या आता है, तो देशी स्रोत में हमारा जो भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ा था, तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 का। ठीक है, वो हमारा क्या है, देशी स्रोत है। यानी कि उस भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हमने भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेद में से लगभग 250 अनुच्छेद क्या किए थे, इसी में से हमने ले लिया सीधे तौर पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, जो इस पर देशी रियासत के रूप में, देशी स्रोत के रूप में हम देखें तो भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव
प्रभाव किसका है? तो भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935 का है। ठीक है, यानी कि जो हमारे भारतीय संविधान का 395 अनुच्छेद है उसको, उसमें से सीधे तौर पे 200 लगभग 250 अनुच्छेद को क्या किया गया है, इसी में से लिया गया है। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा देसी स्रोत। विदेशी स्रोत में हम आते हैं दोस्तों, तो विदेशी स्रोत में कुछ देशों से लिया गया है, उन देशों को हम जान लेते हैं। तो किससे किससे लिया गया है? अमेरिका से, अमेरिका, रूस, कनाडा, फ्रांस, जापान, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, और ब्रिटेन से, ब्रिटेन। ठीक है, ठीक है दोस्तों। और ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी, इसमें जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यानी कि टोटल 10 देशों से लिया गया है। ठीक है, यानी कि ये रहे हमारे विदेशी स्रोत। ठीक है, यानी कि इन देशों के संविधानों से हमारे संविधान में कुछ न कुछ लिया गया है। तो अमेरिका है, रूस, कनाडा, फ्रांस, जापान, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया, इनसे लिया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे हम देख लेते हैं कि देखिए, तो संविधान जब हमारा बनकर तैयार हुआ था पूरा, तो कुछ आलोचक यानी कि कुछ पॉजिटिव थॉट रखने वाले, कुछ नेगेटिव थॉट रखने वाले होते हैं। वैसे ही जब संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ तो कुछ लोग क्या किए, इसकी प्रशंसा किए, तो कुछ लोग इसकी आलोचना भी किए। तो हम देख लेते हैं कि आलोचना किस किस रूप में हुआ था, यानी कि कई आलोचकों ने इसे कई कई तरह के वाणियों से क्या किया, संबोधित किया। जैसे में तो हम देख लेते हैं कि संविधान की आलोचना क्या क्या है। ठीक है, यानी संविधान जब बना तो उसका आलोचना भी हुआ था खूब। तो यहाँ हम हेडिंग दे लेते हैं, संविधान की आलोचना। ठीक है, तो संविधान की आलोचना, तो सबसे पहले इसमें कहा जाता है कि जो भारत का संविधान है वो उधार का संविधान है। उधार का संविधान क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये अलग अलग देशों से कुछ न कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ें ली गई हैं। ठीक है, तो इसे क्या संज्ञा दिया गया है हमारे संविधान को? तो इसे कहा गया उधार का संविधान। ठीक है, यानी कुछ आलोचक जो थे वो भारतीय संविधान को उधार का संविधान के नाम से क्या किए, संबोधित किए। ठीक है, उधार का संविधान आलोचकों द्वारा कहा गया। ठीक है, यानी कुछ आलोचक जो थे वो इसे उधार का संविधान कहते थे। ठीक है, फिर दूसरी इसकी आलोचना क्या, जो इम्पोर्टेंट है आलोचना उसी को हम बता रहे हैं। ठीक है, और कुछ आलोचक जो थे वो कहे थे कि 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी, ठीक है, यानी जो भारतीय संविधान है वो 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी है। अधिनियम की कार्बन कॉपी बताया। ठीक है, यानी कि कुछ आलोचक जो थे वो भारतीय संविधान को 1935 अधिनियम की कार्बन कॉपी बताया। ठीक है, कहा। ठीक है, यानी कुछ आलोचक जो थे वो 1935 अधिनियम की कार्बन कॉपी कहा। उनमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं नाम जैसे हम ले लेते हैं, एन श्रीनिवासन, जो उनका कहना है कि भारतीय संविधान की भाषा वस्तु दोनों तरह से अगर हम बात करें तो दोनों तरह से 1935 के अधिनियम की
नकल है, ठीक है। यानी कि एन श्रीनिवासन ने कहा था कि भारतीय संविधान जो है वो 1935 के अधिनियम की कॉपी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कोष्टक में एन श्रीनिवासन। इनके द्वारा ये कथन कहा गया था, ठीक है। तीसरी आलोचना इसकी क्या की गई थी, इसे कहा गया था कि अभारतीय, यानी कि भारतीय संविधान जो है वो अभारतीय है। क्यों अभारतीय कहा गया था, क्योंकि अलग अलग विदेशों से यानी कि अलग अलग देशों से इसे लिया गया था, इसलिए इसे अभारतीय कहा गया था, ठीक है। अभारतीय नाम से भी संबोधित किया गया था। और क्या कहा गया था, यानी कि गांधीवाद से दूर, गांधीवाद से दूर संविधान, ठीक है। ठीक है, यानी कि कुछ आलोचकों का कहना है कि जो भारतीय संविधान है वो गांधीवाद से एकदम दूर है, यानी हटके है, ठीक है। यानी कि आलोचकों के अनुसार भारत का संविधान गांधीवादी, जो गांधीवादी दर्शन है और मूल्य को प्रतिबिंबित नहीं करता है, जबकि गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं, ठीक है, जो कि उनका भी विचार इसमें परिलक्षित होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। उनका कहना था कि संविधान, जो संविधान है वो ग्राम पंचायत तथा जिला पंचायत के आधार पर निर्मित होना चाहिए, ठीक है। यानी कि गांधी जी का ये कथन था कि जो हमारा भारतीय संविधान होगा वो ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के आधार पर निर्मित होगा, लेकिन ऐसा इसमें नहीं था, इसलिए इसकी टिप्पणी की गई गांधीवाद से दूर संविधान, ठीक है। और ये मुख्य कथन किसका है, ये मुख्य कथन जाता है के हनुमंथैया, ठीक है। के हनुमंथैया के अनुसार कहा गया कि गांधीवाद से दूर का संविधान है, ठीक है। अगला, इसे बताया गया वकीलों का स्वर्ग, ठीक है, यानी जो भारतीय संविधान है वो वकीलों का स्वर्ग है, वकीलों का स्वर्ग, ठीक है। यानी कि वकीलों का स्वर्ग बताया गया, ठीक है। तो कौन कहा था, तो H.K. माहेश्वरी, यहाँ हम लिख लेते हैं H.K. माहेश्वरी, ठीक है। क्यों इसे वकीलों का स्वर्ग कहा गया था, कि आलोचकों का मानना था कि भारत का संविधान अत्यंत विविधता पूर्वक है, ठीक है, तथा क्या है, बहुत ही जटिल है, और उनके विचार में जिस कानूनी भाषा और मुहावरों को शामिल किया है उनके चलते संविधान का एक जटिल दस्तावेज बन गया है, ठीक है। इसलिए क्या किए थे, क्या कहे थे, वकीलों का स्वर्ग, ठीक है। और इसे क्या रूप दिया गया था, इसे कहा भारत का संविधान जो है वो महाकाय है, महाकाय आकार, ठीक है। यानी कि कुछ आलोचक जो हैं वो भारतीय संविधान को भीमकाय और बहुत विस्तृत बताते हैं, यानी कि जो भारत का संविधान है वो ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा है, उनका मानना है, ठीक है। यानी इसलिए उन्होंने इसे क्या संबोधित किया, महाकाय आकार का, ठीक है, या भीमाकाय का, ठीक है दोस्तों। तो इन आलोचकों के, ठीक है, इन आलोचकों पर टिप्पणी करते हुए भीमराव अंबेडकर ने भी अपने कई टिप्पणियाँ दी थी, आइए उनको हम जान लें। तो आलोचकों के अनुसार टिप्पणियाँ करने पर जो भारतीय संविधान निर्माता, यानी कि जो भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी उसका जवाब दिया। उन्होंने संविधान सभा में कहा कि क्या कोई ऐसा भी देश है जो कुछ अलग किया हो, हमारा संविधान जो बना है वो क्या है, सबसे अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि हमारे देश का जो संविधान है वो सबसे बड़ा और लिखित संविधान है, ठीक है। लिखित संविधान बनाने का श्रेय सबसे क्या है, अलग है। तो आलोचकों के बाद जो जवाब दिए थे वो कौन दिए थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार, ठीक है। यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कथन क्या था, इन्होंने क्या कहा, सबसे तीखा कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि संविधान के मूल विचारों पर किसी देश का पेटेंट नहीं है, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। संविधान के
मूल विचारों पर संविधान के मूल विचारों पर ठीक है, संविधान के मूल विचारों पर किसी देश का पेटेंट नहीं है। इसमें से अच्छे विचारों को लिया जाना अच्छे विचारों को लिया जा सकता है। ठीक है, बात बिल्कुल भी सही है। यानी कि संविधान के मूल विचारों को जो मूल विचार होते हैं उसे लिया जा सकता है, यानी कि उस पर किसी एकमात्र देश का अधिकार नहीं है। ठीक है, किसी के भी मूल विचार पर। तो ये उनका जवाब था आलोचकों के प्रति। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम जानते हैं कि जो भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत हैं वो क्या हैं। ये तो हमारा रहा आलोचना और आलोचकों का जवाब। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। ठीक है, यानी भारतीय संविधान के हमारे विदेशी स्रोत क्या हैं उसको हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आता है दोस्तों, सबसे पहले हम ले लेते हैं ब्रिटेन को। यानी कि ब्रिटेन देश से क्या क्या चीज़ लिया गया है। तो सबसे पहला ब्रिटेन से लिया गया है संघीय शासन। ठीक है, यानी कि संघीय शासन प्रणाली जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है। संघीय शासन का मतलब हो गया 2 सदन। ठीक है, यानी कि केंद्र व राज्य का शासन व्यवस्था होगा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा की बात की गई है। फिर है हमारा दूसरा, इसी में लिया गया इससे विधि का शासन। ठीक है, यानी कि हमारे देश में शासन व्यवस्था कैसी होगी इसको कौन निर्धारित करेगा, हमारा भारतीय संविधान निर्धारित करेगा। ठीक है, यानी कानून निर्धारित करेगा। तीसरा हमारा है एकल नागरिकता, सबसे इम्पोर्टेंट। ये भी विषय वस्तु हमारा ब्रिटेन से लिया गया है। जैसे ब्रिटेन में एकल नागरिकता का अधिकार है उसी तरह से भारत में भी एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया। जैसे अगर हमारे पास भारत की नागरिकता है तो भारत के किसी भी राज्य में हम चले जाएं तो उस राज्य की नागरिकता लेने की हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ एकल नागरिकता नहीं है वहाँ पे देश का नागरिकता रहते हुए भी अगर अदर स्टेट में हम जा रहे हैं तो वहाँ का भी नागरिकता हमें बनवाना पड़ता है या लेना पड़ता है, जबकि भारत में ऐसा कुछ नहीं है। चौथा हम क्या लिए यहाँ से, कैबिनेट प्रणाली। ठीक है, यानी कि हमारा मंत्रिमंडल कैसा हो, इसको भी हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से। ठीक है, और हमने लिया है परमाधिकार लेख। ठीक है, ये परमाधिकार लेख क्या होता है, तो परमाधिकार लेख का मतलब होता है कि जो वयस्क मताधिकार हैं, यानी कि वयस्क मताधिकार यानी उनके चुनाव की प्रक्रिया। ठीक है, यानी कि निर्वाचन की प्रक्रिया की बात की गई है इसमें परमाधिकार लेख में, और ये कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। फिर हमारा है द्विसदनीय व्यवस्थापिका। द्विसदनीय व्यवस्थापिका। ठीक है, यानी 2 सदन वाली व्यवस्थापिका का भी प्रावधान हमारा कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा है वो संघीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता और कैबिनेट प्रणाली। ठीक है, ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं अक्सर। ठीक है, अगला आते हैं दोस्तों हम, अगला देश हमारा है, नेक्स्ट हमारा दूसरा कंट्री है
अमेरिका, ठीक है। यानी अमेरिका के संविधान से क्या क्या चीज़ें लिया गया है? तो अमेरिका से हमारा लिया गया है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, यानी कि मूल अधिकार, ठीक है। यानी कि भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार क्या क्या हैं, इन सब चीज़ों को हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका के संविधान से। दूसरा क्या चीज़ लिया गया है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ठीक है। यानी कि जो हमारी न्यायपालिका है वो क्या है? स्वतंत्र है, ठीक है, कोई भी निर्णय लेने के लिए। अगला लिया गया है यहाँ से न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन, तो इसमें क्या है दोस्तों, मान लीजिए कि न्यायपालिका जो है वो कोई विधेयक, यानी कि संसद में कोई विधेयक पास हुआ है, उनमें से लोकसभा या राज्यसभा को अगर वो विधेयक नहीं मंजूर है, यानी कि उनकी सम्मति नहीं बैठती है, सहमति, तो उस पर क्या पुनः विचार किया जा सकता है, यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत। ये हम कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से। चौथा हमारा है दोस्तों उच्चतम न्यायालय, उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद, ठीक है। यानी कि उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी कि राष्ट्रपति को कैसे पद से हटाया जाए, ये भी प्रावधान हम कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से। और उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। यानी कि मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी कि राष्ट्रपति को किस तरह से हटाया जाए, इसको हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका के संविधान से। उस उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट कंट्री हमारा आता है दोस्तों, तीसरा हमारा आता है आयरलैंड, ठीक है। यानी कि आयरलैंड के संविधान से क्या क्या चीज़ें लिया गया है, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट हम लिख लेंगे कि आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया है, ठीक है। यानी राज्य के नीति निर्देशक राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से, ठीक है। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मतलब क्या होता है? यानी कि राज्य के कर्तव्य क्या हैं, ठीक है। यानी कि राज्य के नीति का निर्देशन करने का जो तरीका है वो हम कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड के संविधान से, ठीक है। दूसरा इसमें हमारा है राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, ठीक है। यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, उनका चुनाव कैसे हो, इसको हमने कहाँ से लिया है? इसको हमने लिया है आयरलैंड के संविधान से। यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन आयरलैंड के संविधान से, और राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से लिए हम थे? अमेरिका से। यानी कि राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाए, इसको हम अमेरिका के संविधान से लिए हैं, और राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे हो, इसको हम आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। तीसरा इसमें से क्या लिया गया है? तीसरा है राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन,
ठीक है, यानी कि राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। और नेक्स्ट हमारा है दोस्तों कनाडा। ठीक है, अगली कंट्री हमारी है कनाडा। तो कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? तो कनाडा से हमारा लिया गया है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। ठीक है, यानी कि जो हमारा केंद्र होगा वो कैसा होना चाहिए? सशक्त होना चाहिए। ठीक है, यानी कि सबसे बड़ी पावर हमारे पास किसके पास होनी चाहिए? हमारी सरकार में केंद्र के पास होनी चाहिए। इसका प्रावधान हमने कहाँ से लिया था? कनाडा की सरकार से, संविधान से। ठीक है, और क्या लिया हम कनाडा की सरकार से? तो केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति। ठीक है, यानी कि जो केंद्र होगा वो राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करेगा। तो केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति, यानी कि जो भी राज्य हैं उनके राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? केंद्र के द्वारा। ठीक है, और क्या लिया गया है? अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। ठीक है, यानी कि ऐसी शक्तियाँ जो इस समय तो नहीं हैं लेकिन आने वाले समय में अगर कोई ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो वो शक्तियाँ किसके पास होनी चाहिए? निहित होगी केंद्र के पास। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों, हम देखते हैं जर्मनी। यानी कि जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है? ठीक है, तो जर्मनी के संविधान से हमारा लिया गया है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपातकाल उपबंध। आपातकाल का उपबंध कहाँ से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से। ठीक है, यानी कि आपातकाल हमारे 3 तरह के होते हैं: राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात, राष्ट्रपति शासन। ठीक है, तो आपातकाल का उपबंध जो है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। फिर आता है हमारा ऑस्ट्रेलिया। यानी कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमारा सबसे इम्पोर्टेंट लिया गया है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची लिया गया है। समवर्ती सूची में क्या? यानी कि केंद्र और राज्य दोनों की भागीदारी इसमें निहित होती है। ठीक है, यानी समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और क्या लिया गया ऑस्ट्रेलिया से? तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान भी कहाँ से लिया गया है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी इसका भी प्रावधान हम कहाँ से लिए हैं? ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। 7वां दोस्तों हमारा आता है रूस। यानी कि रूस से हमने क्या लिया है? तो रूस के संविधान से हम लिए हैं मौलिक कर्तव्य ठीक है, जो पहले कम थे लेकिन अब कितने हैं? 11 हैं। यानी कि मौलिक कर्तव्य को कहाँ से लिया गया? किस देश से? रूस के संविधान से लिया गया है। और क्या लिया गया है रूस के संविधान से? तो जो हमारी उद्देशिका है यानी कि प्रस्तावना, जिसे हम कल पढ़े थे, तो उद्देशिका में उल्लिखित क्या उल्लिखित है? न्याय की अवधारणा। ठीक है, कहाँ के संविधान से लिए हैं? रूस के संविधान से। ठीक है, और अगला देश हमारा है दोस्तों फ्रांस। यानी कि फ्रांस के संविधान से हमने क्या लिया है? तो फ्रांस के संविधान से हमने लिया है
गणतंत्रात्मक, ठीक है, यानी कि गणतंत्रात्मक प्रणाली, ठीक है। और क्या लिया गया है फ्रांस से? तो जो हमारे उद्देशिका में क्या चीज़ उल्लेखित है? उद्देशिका में जो हमने स्वतंत्रता शब्द जोड़ा, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ठीक है। इन तीनों शब्दों को हमने कहाँ से लिया है? फ्रांस के संविधान से, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा दोस्तों, अगला आता है हमारा दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने क्या लिया है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने लिया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ठीक है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ठीक है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किस संविधान से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। और दूसरा क्या लिया गया है? तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, यानी कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस तहत होगा? उनकी प्रणाली क्या है? उसको हमने किस संविधान से लिए? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए, ठीक है। और लास्ट हमारा है दोस्तों, अगला देश हमारा है जापान। जापान देश से हमने क्या लिया है? तो जापान देश से हमने लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है। यानी कि जापान के संविधान से हमने क्या लिया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो इतना ही आज का क्लास कंप्लीट इतने पे ही होता है दोस्तों। नेक्स्ट जो है उसको हम लाएंगे, यानी कि भारत की अनुसूचियाँ, जो कि हम अगले क्लास में डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।